जब किसी ने मुझे ऑफर किया गंगाराम आओ आप, तो मैंने पहला क्वेश्चन किया गंगाराम है कहाँ। सपने में नहीं सोच सकते हम डॉक्टर बन सकते हैं, और हमने एक्सेप्ट किया तो चलो इंजीनियर बनना है। तो आज गंगाराम मेरे सामने ग्रो हुआ है। इस अपने पहाड़ी होने में मुझे गर्व है, क्या बात और अपने हिमाचल होने में गर्व। चाहता था कि टीचर बनना है, बस मेडिकल टीचर बनना मेरा एक ड्रीम था। सबसे बड़ी चीज़ ये बात लगती है हिमाचल वाले देना जानते हैं, लेना नहीं। तो आपने कभी सोचा ऐसा कि आप कभी चेयरमैन पद पर बैठ जाएंगे? जब मैंने सर गंगाराम में मेरी सिलेक्शन हुई, उन्होंने लिया, तो मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं समझी कि सिलेक्शन हुई है। टॉप में सोचता हूँ कि लक थोड़ी सी लास्ट में काम करती, हल्का सा 1-2% काम करते हैं, हल्का सा काम करती है। तो वो एक कठिन जिंदगी थी, 5वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक 3:30-4 बजे जगा देते थे। उठिया और बीच में पढ़ाते रहते थे। और उन्होंने बड़े मायूस होकर मुझे कहा कि तो हट्टी करनी है तो इतना पढ़ने की जरूरत। इसका श्रेय मैं दूंगा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जी। इतने बड़े स्कूल टीचर्स को वो तनख्वाह दे रही हैं जी, और किसी काम नहीं आ रही है। वो बिल्कुल खाली स्कूल पर वेस्टेज है वो जी। कहते हैं क्या बनना चाहते हो? मैं कहता मेरे पास तो कुछ चॉइस ही नहीं, मैं तो एक ही बन सकता हूँ, इंजीनियर बनूंगा। कहते वैसे क्या बनना चाहते थे? ओके, देखो लाइफ उतरगी तो भगवान ने, और क्या है। बिल्कुल सही। नमस्कार, लाइफ टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। आपने सुना होगा कि कड़ी मेहनत का फल और हुनर को कोई रोक नहीं सकता, और सादा जीवन उच्च विचार, ये भी पंक्तियां आपने ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन आज जिन शख्सियत के साथ हम बैठे हैं, बातचीत करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी को लेकर, उन पर ये पंक्तियां बिल्कुल सही बैठती है। सादा जीवन और उच्च विचार। और ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि हिमाचल का बेटा इतनी बड़ी जगह पर अपना नाम बना रहा है, इतनी सफलताएं हासिल कर चुके हैं, और भी अन्य बहुत सी बातें हैं। एक एक करके हम इनसे जानेंगे, और मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान, पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर DS राणा जी, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम हॉस्पिटल के। सर, आपका लाइफ टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत सी बातें हैं सर जो हमारे जहन में हैं, और बहुत से जो बच्चे हैं वो भी आपको आइडल मानते हैं, जो स्वास्थ्य की दुनिया से जुड़े हुए हैं और अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप एक छोटे से शहर के छोटे से कस्बे से निकलकर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, जिसके शायद लोग सपने देखते होंगे। तो दिल खोल करके आज बात करेंगे। सबसे पहले आपकी अर्ली लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके बाद फिर आपके डिपार्टमेंट्स पर भी हम आएंगे। बचपन आपका कैसा था, कहाँ पर आप पले बड़े, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मनोज, मैं इसी गांव में जिसका नाम दसमल है जी, यहाँ पैदा हुआ था। कशवानी एक छोटा सा गांव है जी। 1914 में पैदा हुआ था, और जी, पहले यहीं नज़दीक जो 3 किलोमीटर पर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो यहाँ हुआ। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल जी। प्राइवेट स्कूल तो हमारे ज़माने में होते नहीं थे। जी जी। उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ, जो हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया बाद में जी। वो यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर है। ओके। जैसे देखते हैं पहाड़ में उतरना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना, तो लगभग मुझे वहाँ जाने के लिए 3-3.5 घंटे लगते थे। तो पैदल ही जाते थे? हाँ, पैदल ही जाते थे। कुंदे में तो हमने तो मैट्रिक देख कभी व्हीकल नहीं देखा था कोई। ओके। और नीचे पैदल नहीं जाते थे। रास्ते में बड़ी बड़ी 2 खड्डे आती थी, और उन खड्डों में जब बरसात में पानी आता था, भयंकर पानी आता था जी, तो उनमें पार करने के लिए भी जो लोकल झीर कहते हैं उनको, वो एक्सपर्ट होते हैं, तो मुझे अपने शोल्डर पर रखकर पार करा देते थे, कंधों पे रख कर जी। तो वो एक कठिन जिंदगी थी, 5वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक। पर हमें कभी कठिन नहीं लगी उनसे। हमारा एक ध्येय था कि पढ़ना है। मॉर्निंग में ही दिनचर्या शुरू होती थी, 3-4 बजे उठ जाता था मैं। सुबह 3-4 बजे? 3-4 बजे, चाहे मैं जितने मेरे काम हो, मैं रात को। आप खुद उठते थे सर या घर वाले उठाते? घर वाले में अपने आप उठ जाता था। वैसे पर मेरे घर वाले भी उठ जाते थे। ओके। मेरी माँ भी उठ जाती थी, मेरे पिता भी उठ जाते थे। सबसे पहले मेरे पिताजी मुझे थोड़ी गीता के उपदेश सुनाते थे 10-12-15 मिनट के लिए। जी।
फिर 10-15 मिनट के लिए छोटी सी, शुरू से मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। ओके। वो पढ़े लिखे थे। उतनी देर में माता जी गर्म पानी कर देती थी जी। तो 4 बजे तक मैं नहा नू लेता था बाहर आंगन में। क्या बात है। और उसके बाद जो लालटेन रात से तैयार रखी होती थी उसको जला कर पढ़ना शुरू कर देते थे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि डॉक्टर यदि बनना हो और इस फील्ड में जाना हो तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप बचपन से ही खूब पढ़ाकू थे या शरारती भी थे? उस पर थोड़ी सी लाइट डालिए, प्रकाश डालिए थोड़ा सा। इसमें तो कोई शक नहीं, मैं बहुत पढ़ाकू था। जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, ये मेरे जहाँ अस्पताल में बैठा हूँ आपके पास, जी जी। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी होती थी जिसके ऊपर एक आम का दरख्त होता था। ओके। और उसके ऊपर मैं बैठ कर जोर जोर से पढ़ता था। अच्छा। और हर एक चीज़ को कंठ से मतलब याद ही कर लेता था। पढ़ता तो मैं था ही, पर मैं खेलता भी सब कुछ था। ओके। इवन लीडरी भी करता था। ऐसे कोई किसान मोर्चा कुछ ना कुछ करते रहते थे, समाज सेवा भी करते थे। ओके। तो सारे काम करता था मैं। पढ़ाई में तो मतलब पढ़ता ही था मैं। और हमेशा ही फर्स्ट आता था। कभी ऐसा हुआ हमेशा क्लास का मॉनिटर रहा। कभी स्कूल में डांट पड़ी हो टीचर से या कुछ ऐसा रहा हो, शरारत की हो? मुझे सिर्फ एक दफ़ा याद है कि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था 5 मिनट स्कूल में। हमारे प्रिंसिपल साहब तो बड़े सख्त थे, चाहे कोई पहुंचे में, हालांकि मॉनिटर मैं होता था पर तो सबको बराबरी देते सजा। अच्छा। तो 3 डंडे तब खाए थे। और एक दफ़ा भी मैं कोई शरारत की थी किसी के साथ, तो थोड़ी सी हेड मास्टर ने देख लिया। ओके। तब उसने कहा नहीं, पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी आपको। अदरवाइज मुझे कभी याद नहीं कभी माँ बाप ने या किसी टीचर ने मुझे पनिशमेंट किया। माता पिता की यहाँ पर बात हुई है सर, तो थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड पर भी बातचीत करेंगे कि मेरे पिताजी जी 1928 के मैट्रिकुलेट थे जी। मेरे दादाजी ने उनको पढ़ाया था। उस टाइम जो निजी सबसे नज़दीक स्कूल था वो हमीरपुर में होता था। हमीरपुर यहाँ से 18 किलोमीटर है। तो उन दिनों को पढ़े थे, वो आर्मी में थे। उनके ब्रदर और बड़े उनके रिकॉर्ड थे, आज भी रिकॉर्ड उनका लगा हुआ है। उनके छोटे भाई भी जो उनको भी मैट्रिक कराई मेरे दादाजी ने जी। हमीरपुर से। फिर दोनों ही उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली थी। ठीक है। दोनों ही सेकंड वर्ल्ड वार में गए। तो मेरे चाचा जी की तो वो सुभाष चंद्र बोस के साथ लापता हो गए, मतलब उनके साथ ही से लास्ट वो मिले थे। तो उसके बाद तो तब तक मैं पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। तो पिताजी भी निराश हो गए, वो घर आ गए। उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर घर आ गए। उनके आने के बाद में 1 साल बाद 1.5 साल बाद पैदा हो गया। पर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, बड़ा पढ़े लिखे माता जी की थे। बात हाँ, फिर उन्होंने बाद में पिताजी ने मतलब खेती बाड़ी करते थे उन्होंने, और बाकी प्रधान थे। सारी उम्र वो प्रधान रहे बिना इलेक्शन से। जी। कोई बैंकर सर्विस की उन्होंने, जो अपनी पढ़ाई का सारा लोग। माता ये भी एक बड़ी सीधी सादी थी मेरी माँ। भगवान की पूजा करती थी। ओके। उन्होंने जो मुझे पूजा सिखाई है वो आज तक मैं करता रहता हूँ। सुबह मुझे यही पता है कि माता जी ने उठकर सबसे पहले सिंपल तरीके से धूप जलाकर, धूप क्या होता, धूप नहीं होता उन दिनों तो, अंगारे पर घी शक्कर डाली और धूप बन जाता था, थोड़ा गूगल धूप डाल दिया जी, सारे घर में घुमाती थी। डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे मैं आपको दादी भी होती थी मेरी। जी जी। दादी बहुत प्यार करती थी। और दादी से बस ये छोटा परिवार था। 2 बहनों के बाद में पैदा हुआ था तो बड़ा प्रेशियस चाइल्ड था। मेरे पास 2 भाई छोटे और हुए। ओके। तो मेरी छोटी फैमिली थी। और पिताजी क्योंकि रिटायर हो गए थे जी, तो इतना ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, पर उनके पास बस ये था कि पढ़ना है, पढ़ते जाओ जितना पढ़ना है। तो पढ़ाई जहाँ तक मेरी बाद में पढ़ाई मैंने की तो मेरी दोनों बहनों ने मुझे मतलब सपोर्ट किया। जी, मैं पढ़ाई पर आऊँगा सर, लेकिन उससे पहले आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, चेयरमैन हैं इतने बड़े हॉस्पिटल के, तो धूप और आरती जो पूजा है उसकी बात का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है, आप किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं और कितना अहम मानते हैं पूजा पाठ या इस तरह की चीज़? मैं तो विश्वास करता हूँ कि एक सुप्रीम पावर तो है, वो गॉड है, गॉडेस है, क्या है, पूरी दुनिया सुप्रीम पावर से कंट्रोल होती है। वो अनदेखी है, देखते नहीं है। विश्वास करने वाली बात है। हम कैसे भी, जैसे हमें तो बचपन से ही माता
कि ज्वाला जी की पूजा करना सिखाई या भगवान शिव की पूजा करना सिखाई, वो करते रहते हैं। और मैं तो बहुत ही विश्वास करता हूँ कि नहीं, मेरा तो हर दिन उसी से स्टार्ट होता है जी। मुझे सुबह 1 घंटा पूजा करनी ही होती है। उससे मन की शांति भी मिलती है। मुझे मन की शांति मिलती है और जिससे आपका मन स्थिर रहे। मैं तो उनमें जो नहीं करते हैं पूजा उनमें भी वो भी अच्छे हैं, जो भी अपने आप को स्थिर रख सकते हैं जी। पर मैं तो एटलीस्ट विश्वास करता हूँ और पूजा पाठ करता ही। मैं थोड़ा सा आपकी इस लाइफ से थोड़ा सा जो आपकी यहाँ पर अस्पताल वाली ज़िंदगी है उसमें आना चाहूँगा, हल्का सा ही पूजा पाठ से कनेक्टेड है, उसके बाद फिर से वापस आएंगे आपके कॉलेज टाइम पे। आप के हॉस्पिटल में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो जब भी आपकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ रीनल ट्रांसप्लांट या उससे जुड़े हुए जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं, तो उनको करने से पहले भी ईश्वर को याद करते हैं आप? हमेशा याद करता हूँ। जब मैं कभी बड़े सीरियस पेशेंट को देखा तब भी याद करता हूँ। और हमेशा मैं कहता हूँ जो कुछ हो रहा होता है मैं सोचता हूँ भगवान का हाथ होता है सारा। मैं सुबह ही बात करता हूँ भगवान से कि नहीं मेरे से किसी सबका भला ही भला हो, किसी का बुरा नहीं हो, किसी को बुरा नहीं सोचूं किसके बारे में, अच्छा करता रहूँ। दिन को रात को फिर सोता हूँ, फिर वही सोचता हूँ कि क्या बात, सब ठीक ठाक हो जाए बस। क्या बात, मेरी एक ही इच्छा है मैं किसी को दे सकूँ, जो दे सकता हूँ, जो किसी की मदद कर सकूँ भगवान उसके काबिल ना होता हूँ। बस ये मेरा एटीट्यूड है। क्या बात है, बहुत सारा दिन हेल्पिंग एटीट्यूड। एंड जो भी मुझे जब भी मुझे कोई ग्रीट करता है या अभी भी जैसे मेरा इतना पद है लोग ग्रीट करते हैं, तो हर जब मुझे कोई भी नमस्ते करता है तो मुझे भगवान याद आता है कि नहीं वो उसको तो जो करता है उसको तो मैं ग्रीट करता ही हूँ। जी 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 जी। फिर मैं उसको भगवान को याद करता हूँ कि मुझे ये सारा सब कुछ भगवान की मेहरबानी से, उनकी कृपा से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी सर डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ जी, पर हम अपनी ड्यूटी करते हैं ज़रूर। पर मैंने कई दफ़ा देखा है वैसे भी भगवान तो हमें कई तरीके से नजर आते हैं हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में भी। मतलब आपकी जो लाइफ है उसके उन एक्सपीरियंसेस को भी हम जानेंगे कि कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन उससे पहले स्कूल से आप निकले, पैदल स्कूल आप जाया करते थे, उसके बाद आईजीएमसी की तरफ आपका रुख हो? स्कूल में पहले उससे पहले ही कहूँगा कि मेरी स्कूल में यहाँ से मेरा जो स्कूल का नाम है भोरन स्कूल है। भोरन से, ओके। तो भोरन स्कूल में पढ़ा था, वो हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें बायोलॉजी नहीं होती थी। ओके। तो उन दिनों हम पंजाब में होते थे, मैंने 67 में होती थी, तो 66 में जी। तो मैं अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। ओके। और बड़े चाहे प्राइमरी स्कूल में था चाहे सेकेंडरी स्कूल में था, अध्यापकों का बहुत प्यार मिला जी। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि हर मोड़ पर मुझे अध्यापक मिलते रहे और आज भी मिलते जा रहे हैं। इस उम्र भी मिलते रहते हैं, कोई ना कोई मुझे पढ़ाता रहता है, कोई ना कुछ जी। तो जो मैं कहूँ स्कूल के बाद मास्टरों की, तो चाहे हर स्कूल के मास्टर का, चाहे प्राइमरी स्कूल था सेकेंडरी स्कूल का, जिन जिनका रोल है मुझे याद आता है। तो जैसे मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में गया जी। जब मैं 9th में होगा तो मेरे एक साइंस मास्टर थे पंडित बाबू राम जी। जी। वो साइंस पढ़ाते थे, वो बड़े अब यहाँ नज़दीक से हमारे पंडितों के गांव से थे। तो उन्होंने मेरे पिताजी को अप्रोच किया कि नहीं इसको बच्चे को कहीं और जगह पढ़ाते हैं, ये सब गवर्नमेंट स्कूल है, हमें प्राइवेट स्कूल तो नियरेस्ट पालमपुर में है। तो मैं प्यार की बात कर रहा हूँ जी। मैं पढ़ाऊँगा, फिर मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा। पिताजी नहीं माने, कहते नहीं अभी इसको यहीं पढ़ाओ जो पढ़ाना है। फिर मेरे मैथमेटिक्स टीचर थे मास्टर भजन सिंह जी, वो पंजाब से थे, होशियारपुर के पास से। उन्होंने मेरे पिताजी को अप्रोच किया कि ये बच्चा 3.5 घंटे जाता है, 3.5 घंटे आता है, तो पढ़ेगा कब है, तो उसके मार्क्स कैसे आएंगे भाई, इसको मुझे दे दो, मेरे पास मैं अपने पास रखूँगा। वो क्या बात, वो कुआरे थे, अपने अकेले रहते थे एक दूसरे में, तो उन्होंने मुझे अपने पास रखा। क्या बात। तो उन्होंने 3 साल रखा, 2.5 साल रखा मुझे। जब मैं 9th में पढ़ता था तब से लेकर 11वीं तक फिर उनके साथ ही रहा। तो हर सैटरडे संडे को हम घर आते थे जी, वीकेंड पर घर में रहते थे। और नहीं तो रोज़ मास्टर जी मुझे खाने पढ़ाते वो खिलाते थे, और वही मैं घर में अपने जाता था। मास्टर जी तो 3:30-4 बजे जगा देते थे, उठ जाओ और बीच में पढ़ाते रहते थे, और 6-7 बजे मतलब खाना खिला देते थे। अध्यापकों का बड़ा योगदान रहा है। बहुत योगदान। अभी रिसेंटली उनकी स्वर्गवास हुआ 3-4 महीने 6 महीने पहले। जी। उन्होंने शायद
पुराने ज़माने के संबंध होंगे, कोई मुझे खाना, मेरा तो एक ही काम था, सिर्फ एक घड़ा सुबह पानी का लाना, उनके साथ सुबह सैर करनी थोड़ी, और बाकी तो वो पढ़ाते रहते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। जी। प्यार जो था उनका वो बहुत ज़्यादा था कि जिसकी वजह से बस वो देखते रहते थे कि बच्चा फर्स्ट ही आएगा, इससे नीचे नहीं आना है। डॉक्टर साहब, आप सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और जैसे कि आपने बताया कि 2-3 महीने पहले उनका स्वर्गवास हुआ, तो कैसी वो अनुभूति रहती है जब आप इतने बड़े पद पर होते हैं और आपके अध्यापक आपके सामने होते हैं? मुझे वो अभी भी मेरे कुछ अध्यापक जो मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं वो भी हैं, 2-3 अध्यापक भी जिंदा हैं, पर स्कूल के अध्यापक लास्ट अध्यापक थे जो मैं, और 90+ थे। मैं मिल नहीं पाया लास्ट के 6 मंथ में उनको, पर मैं उनके देहांत के बाद उनके घर गया था। मुझे अच्छा लगा कि उनका बहुत योगदान है, हम याद रखते हैं। उससे भी योगदान में और एक बड़ी इंसिडेंट, मैं डॉक्टर का ही बना, मैं तो मैं ये जानना चाह रहे हैं हम कि आप पहले से ही सोच रहे थे अब? नहीं, डॉक्टरी का आपने बचपन से सोच लिया? डॉक्टरी का तो जब हम पढ़ते थे स्कूल में 60s में, तो हमारे तो सारे लोग फौज में होते थे, चाहे सिपाही हो चाहे अफसर हो जी। तो वह पिताजी का ये ड्रीम था कि मैं अफसर बन जाऊँ, आर्मी ऑफिसर। हाँ, तो मैंने 2-3 दफ़ा NDA का एग्ज़ाम भी दिया। जी। बाकी मैं क्यों फर्स्ट आया था तो इंजीनियरिंग कॉलेज पे इंजीनियर बनते थे। हाँ। डॉक्टर हम सोच नहीं सकते थे कि डॉक्टर, तो हमने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी नहीं थी। जी। पर ज़िंदगी में तभी कहते हैं भगवान होते हैं, आदमी को कैसे अब देते हैं। मैं यहाँ से DAV कॉलेज चंडीगढ़ दाखिले के लिए गया जी। और बड़ी मुश्किल से वहाँ बरसात में, और चंडीगढ़ बिल्कुल छोटा शहर था, DAV कॉलेज में पहुँचा लगभग 3-4 बजे शाम को, भीगता हुआ जी। कच्छे और कमीज में, ऊपर बिस्तर उठाया हुआ है। प्रिंसिपल के दफ्तर में पहुँच के प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल को उन्हें पता कहाँ से आए, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आया। उन्होंने हिमाचल में नहीं पूछा। प्रिंसिपल साहब जम्मू से थे, उसके बाद में पता लगा। तो पंडित लोकनाथ ने अपने PN को बुलाया और कहा इनको हॉस्टल ले जाओ। जी। मुझे हॉस्टल जाऊँ ले दिया। उसने उन्होंने इतना सुना था कि मैं फर्स्ट आया हूँ। ओके। उसके उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसको दाखिल करने दो। उस PN का मैं नाम नहीं भूलता हूँ, राम भरोसे जी ले गए, उन्होंने मुझे हॉस्टल में ले गए, हॉस्टल में सिखाया कैसे नहाते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद मुझे कैंटीन में ले गए, भूख लगी थी, पहली बार लाइफ में उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया, वो ब्रेड पकौड़े थे, मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। ओके। 2 ब्रेड पकौड़े खाए, उसने कहा खाने में एक और खाया। तो ब्रेड पकौड़े में लाइफ में आज तक नहीं भूलता हूँ, उसकी एक यादें जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। और मैंने पूछा प्रिंसिपल उनसे, मैं क्या मैं दाखिल कब होऊंगा? कहते दाखिल तो आप हो ही गए, किताबें में ले आए मेरी साथ में, कहता आप तो अब इनके फ्री स्टूडेंट हैं, मेरिट स्टूडेंट हैं, आप तो कुछ कर देना लेना थोड़ी है। कहते कल 9 बजे आपने आना है प्रिंसिपल के पास। ठीक है। तो 9 बजे प्रिंसिपल के पास गया, तो प्रिंसिपल साहब ने बिठाया मुझे, मैं अपना पजामा कुर्ता पहन कर गया, हाथ धोकर। कहते हैं क्या बनना चाहते हो? मैं कहा सर मेरे पास तो कुछ चॉइस नहीं, मैं तो एक ही बन सकता हूँ, इंजीनियर बनूंगा। कहते वैसे क्या बनना चाहते थे? मैं क्या मेरा कुछ डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं। तो कहते डॉक्टर बना देते हैं। क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं? ओके। तो मैं अपने उनको माता जी की बताई, मेरी माता जी बीमार रहती थी, मैं क्या मैं बहुत इंप्रेस हूँ डॉक्टरों की लाइफ से। कहते हैं फिर डॉक्टर बनाते हैं हम आपको। ओके, पहले आप इंजीनियर बनने के उससे गए थे? हमें मेरे पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं पड़ी नहीं थी। हाँ। पंडित लोकनाथ मेरी वो पटरी ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा मैं आपको सीधा प्री मेडिकल में दाखिल कर रहा हूँ। ओके। एक घंटे से बॉटनी के प्रोफेसर हेड को बुलाया, दूसरी से जूलॉजी के प्रोफेसर को बुलाया। उनके नाम भी मुझे याद है, डॉक्टर मेहरा, डॉक्टर माथुर। उनको बोला इस बच्चे को 3 महीने ट्यूशन पढ़ानी है, बच्चा लायक है पढ़ने के लिए, पास हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम कर लेगा। मैं इसको सीधा ही प्री मेडिकल में ले रहा हूँ। ओके। देखो लाइफ बदल गई। तो ये भगवान नहीं और क्या है? बिल्कुल सही। मेरे तो ये भगवान का चमत्कार है ना कि हम तो कभी ड्रीम नहीं, सपने में नहीं सोच सकते हम डॉक्टर बन सकते हैं। और हमने एक्सेप्ट किया तो चलो इंजीनियर बनना है। क्योंकि आर्मी के एग्जामिनेशन में तो मैं थ्योरी में पास होता, प्रैक्टिकल में रह जाते हैं, क्योंकि हमारी गांव के स्कूल में पढ़ना जरा मुश्किल होता है, वहाँ से NDA में एग्ज़ाम पास करना। बस इस तरीके से ज़िंदगी बदल गई। फिर मुझे मतलब फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 3rd आया, कहीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 1st आया। ओके।
और फिर मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिली। फिर उन दिनों और जगह दाखिल हो सकते, वो 1968 में कुछ कानून बना था कि आपने अपनी स्टेट में पास होना। मेडिकल कॉलेज से मेरे बने हुए अभी 3 साल ही हुए थे। मैं 3rd बैच मेडिकल कॉलेज से मिला। उन दिनों इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहते थे, IGMC नहीं IGMC तब कहते हैं, उन दिनों कहते हैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। ओके। हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। तो बस उसमें दाखिल हो गए। वहाँ तो स्कॉलरशिप मिली, वहाँ भी पढ़ते रहे और वहाँ भी सारी मेरिट्स में ही पास किए सारे। शिमला में आपने 3 साल बिताए? 5.5 साल। 5.5 साल बिताए। 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 5.5। जी। थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं, कैसा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था शिमला का। वो तो आज भी वो सबसे गोल्डन पीरियड था। हमें बड़े अच्छे प्रोफेसर मिले, उन्होंने हमें मेहनत सिखाए, पढ़ाया, बड़े प्यार से पढ़ाते थे। उन दिनों प्रोफेसर, उन दिनों अभी नई स्टेट बनी थी, तो सारे प्रोफेसर दिल्ली से आते थे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से फैसली आते थे जी। तो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। जो प्रोफेसर थे मेडिसिन के, प्रोफेसर मल्होत्रा जो बाद में प्रिंसिपल बने वहाँ, उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे इतना प्यार से रखा कि उनका बेटा नहीं है कोई, 2 बेटी, उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला। ऐसा क्या कारण था, आप सबके फेवरेट थे सर? ये तो मैं गेन मत तो ये कहूँगा शायद मेरे में क्या थी, यही मैं सब जगह ही प्रोफेसर प्यार करते थे। मतलब वो चाहे DAV कॉलेज वो था, चाहे मेडिकल कॉलेज शिमला था, सभी अध्यापक प्यार करते थे, पर प्रोफेसर मल्होत्रा का बहुत ज़्यादा रोल है टू शेप मी इन दिस थिंग। तो फिर मैं चंडीगढ़ दाखिल किया PGI में जी, वहाँ से MD की। MD के बाद फिर सिलेक्ट हुआ मैं मेडिकल कॉलेज शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन में जी। तो प्रोफेसर मल्होत्रा कहा नहीं, आप यहाँ के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आपको कहीं और जगह जाना है। सिलेक्ट हो गए, बस आप अपने नाम में लगे, सिलेक्शन हो गई, ओके आप जाइए और आगे पढ़िए। फिर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में नेफ्रोलॉजी ज्वाइन की। वहाँ का मैं पहला स्टूडेंट रहा एम्स का, जो 1977 में मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली PGI से MD करने के बाद, और वहाँ नेफ्रोलॉजी ज्वाइन की। 1980 में फिर मैंने वहाँ से नेफ्रोलॉजी पास की एज ए फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन नेफ्रोलॉजी फ्रॉम एम्स। एंड देन 1981 में फिर मैंने सर गंगा राम हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और फिर 1981 में मैंने वो एक जिम्मेवारी संभाली कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एक डायलिसिस सर्विसेज और ट्रांसप्लांट सर्विस इस्टेब्लिश करनी है। बिल्कुल। और तब से लेकर मैं अब तक 42 साल से गंगाराम में काम कर रहा हूँ। वहाँ मैंने डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, डायलिसिस किया, नेफ्रोलॉजी का जी, ट्रांसप्लांट सर्विस की जी। वहाँ से मैं अमेरिका भी गया, उन्होंने भेजा अपनी स्कॉलरशिप पर। फिर लगे रहे, हमारा मेहनत करना हिमाचलियों का काम है। बिल्कुल। मैं हॉस्पिटल से पहले आपके शिमला और चंडीगढ़ में जो आप पढ़ाई कर रहे थे उस पर आना चाहूँगा। ठीक है, स्कूल में तो आप खूब पढ़ाकू होते थे, लेकिन फिर बाद में जब आपका एक पाथ सेट हो गया कि आपको इस वे में जाना है, तो मैं तो पढ़ाकू में सारी उम्र रहा। कभी फिल्में देखने नहीं जाते सर, या कुछ ऐसा, कभी मस्ती? फिल्में देखते थे, MBBS के दौरान भी फिल्में देखते थे। ऐसे कभी फिल्में रोज़ नहीं देखते थे, रहे जैसे महीने के एंड में जब थोड़े पैसे आते थे घर से ऐसे, तो उस टाइम देखते थे, रोज़ नहीं देखते बीच में जी। तो देखता था मैं फिल्में, तो जरूर देखता था। और फिर माल रोड का कभी चक्कर लगाने माल रोड में शिमला में भी रहते थे उन दिनों। उनको माल रोड तो जाने में खाना भी आज नहीं हो सकता है। तो 5 बजे जब ये कॉलेज बंद होता, कॉलेज से छुट्टी होती थी, तो एक चक्कर माल रोड का लगाना ही है। और हम 2-3 दोस्त थे, बारी कभी एक कभी दूसरा, तो बालजी में या पैराडाइज रेस्टोरेंट में पूरी खाएंगे कि पूरी खा लेंगे, या कभी कोई ना कोई चीज़ ओके। और कोई ऐसा शिमला का तो एक रूल ही था ना कि जो मिलना है माल पर मिलेंगे जी। बिल्कुल, आज भी शायद वही कल्चर होगी। कोई आपकी ऐसी याद वहाँ से जुड़ी हो, माल रोड से, शिमला से, जिसे आप आज भी याद जब करते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी? वाह, अच्छा लगता था हमारा हॉस्टल। हमने हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल भी नया बना उन दिनों, कॉलेज भी नया था, तो मैं हॉस्टल में भी लीडर रहा, प्रीफेक्ट रहा हॉस्टल का। मैं भी टॉपर रहा शिमला में। मतलब मेरे हम 2-3 दोस्त थे, कभी एक टॉप करता, कभी दूसरा टॉप करता था, अमंगस टॉपर ही थे। तो अच्छे फ्लाइंग कलर में पास किया, अच्छे पॉपुलर स्टूडेंट थे जी जी। तो मैंने कहा हर जगह में, चाहे स्कूल में था, चाहे एक्सेप्ट DAV को चंडीगढ़ के सिवाय, बाकी जगह मैंने थोड़े
लीडरशिप का रोल भी किया। बिल्कुल, तभी आप सर इतने बड़े पद पर है। देखिए, जब आप प्रोफेसर बन करके आईजीएमसी में आ गए, तो अक्सर अब आज की यदि सिनेरियो में हम देखें तो जब कोई व्यक्ति एक पद पर पहुंच जाता है तो फिर वो मेहनत करना छोड़ देता है कि दिस इज इनफ नाउ। आईजीएमसी में तो मतलब बस मेरा एक ड्रीम था, मैं इसलिए चाहता था कि टीचर बनना है, बस मेडिकल टीचर बनना मेरा एक ड्रीम था। तो आईजीएमसी में जब बन गया तो मैं सोचा मेरा ड्रीम पूरा हो गया। पर प्रोफेसर मल्होत्रा ने मुझे लंच पर बुलाया और कहा कि नहीं, ये बस आप लंच करिए, आपका ड्रीम पूरा हो गया सिलेक्शन करने के लिए, पर आपने यहाँ काम नहीं करना, आपको तो बहुत काम करना है अभी, आपने इससे आगे जाना है। तो फिर वैसे ही तब मैं छोड़ दिया। बस कहते हैं आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि टीचर बन गया, पर आपके लिए इससे ज़्यादा बढ़ना है, मेरे मुताबिक आपका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा आगे है जी। तो यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ बनेगा नहीं, आपकी टैलेंट खराब होगी, तो आप जाओ आगे पढ़ो, आगे तुमको शाइन करो। मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूँगा। जब बायोलॉजी हम पढ़ते हैं सर, तो उसमें प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और उसमें जो है वो जीव जंतुओं का पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है। तो पहली बार जब आपने उन सब प्रैक्टिकल्स को किया तो कैसा अनुभव था आपका? क्योंकि हम जैसे लोग जब बॉटनी में, जब जियोलॉजी में मैं उसको कॉकरोच और मेंढक पे डाइसेशन करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर भी करते थे, मुझे अच्छे नहीं लगते थे वो हाथ में पकड़े हुए, पर एनीवे फिर ऐसा जब करना था तो करना ही था जी। ऐसा कुछ नहीं। तो जब आप पढ़ाई करके प्रोफेसर बन के और आगे सर गंगाराम हॉस्पिटल में जब पहुँचे, उस पर थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। उस दौरान क्या सिनेरियो हुआ करता था जब आपने ज्वाइन किया था, और आज तो खैर सबको मालूम है। मैंने सर गंगाराम ज्वाइन किया था 1981 में जी। पर मैंने कभी ऐसे ज्वाइन नहीं कि मैंने यहाँ रहना है। थोड़ा सा तो जब मैंने सर गंगाराम में मेरी सिलेक्शन हुई, उन्होंने लिया, तो मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं समझी कि सिलेक्शन हुई है। तो मैंने जब अपने पिताजी को बताया कि मैं सर गंगाराम ज्वाइन कर लिया है, तो हालांकि उनको दिल्ली के बारे में पता नहीं, पर जब सर गंगाराम पढ़ा तो उन्होंने सोचा कोई प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल होगा। तो उन्होंने बड़े मायूस होकर मुझे कहा कि तो हट्टी करनी है तो इतना पढ़ने की जरूरत थी। मतलब फी था, और वो सोचते थे कि सरकारी नौकरी हो, सरकारी, कहते ऑल इंस्टीट्यूट से क्यों छोड़ दिया। मैं कहा भाई वहाँ भी जॉब मिल जाएंगी जल्दी। तो शुरू में मैंने डिसाइड कर लिया मुझे गंगाराम में नहीं रहूँगा, पिताजी को अच्छा नहीं लगा। पर आस्ते आस्ते कुछ, और मैं टीचिंग हॉस्पिटल में जाना चाहता था। तो 2-3 साल में वहाँ के एक प्रोफेसर केसी महाजन जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, उन्होंने काफ़ी वहाँ टीचिंग एनवायरनमेंट बना दिया। तो पैसा भी था, टीचिंग एनवायरनमेंट भी था, तो उस चीज़ ने ना मुझे वहाँ जोड़े रखा। फिर इवेंचुअली मैं नाना कि मेरी पीजीआई चंडीगढ़ में सिलेक्शन हो गई थी, एम्स में सिलेक्शन हो गई थी। तो सम अदर जैसे डेस्टिनी होती है, ऐसा होता है कि मुझकी कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हम रास्ता अपना तय कर लेते हैं, पर बहुत से रास्ते चेंज हो जाते हैं। पर आपको चोटी पहुंचने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़नी है, चाहे रास्ता कहीं भी हो। बिल्कुल। पर किस रास्ते पर चले जाएंगे, किस रास्ते पर, ये नहीं पता लगता है। मैंने सोचा नहीं गंगाराम रहूँगा, पर गंगाराम अब 42 साल से काम कर रहा हूँ। और अब मैं सोचूं रेट्रोस्पेक्टिव में सोचता हूँ कुछ बुरा नहीं किया। बिल्कुल। उसी हॉस्पिटल में मुझे इज्जत मिली, वहीं से मुझे पद्मश्री मिला। बिल्कुल। वहीं से मैं वहाँ चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट रहा जी। 12 जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की पोस्ट होती थी। खैर मैंने अपना, वो तो मेरा राइट है ये कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस किया, नेशनल और इंटरनेशनल फील्ड में अपनी नौकरी में नाम बनाया जी। फिर मैं हॉस्पिटल को रूल करने का मुझे मौका मिला। नॉर्मली 5 साल के लिए मिलता है, मुझे 12 साल के लिए मिला जी। और अब मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब मैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नहीं हूँ, अब मैं चेयरमैन ऑफ सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी हूँ। बिल्कुल। हिस्ट्री में पहली बार ही एक डॉक्टर जो है उसी ऑफिस में काम करने, वो चेयरमैन ट्रस्ट सोसाइटी के चेयरमैन बन गया। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सरकार ने, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, मेरी जो एक आस्था है भगवान में, मेरे माँ बाप में, इतने टीचर्स का मुझे वो मिला सवा। पर एट दी सेम टाइम मुझे लगता है कहीं कहीं जो हिमाचल के लोग हैं जी, उनका बहुत सहयोग है इसमें, उनकी बेस्ट विशेज़ हैं। बिल्कुल। हम हमेशा जब भी कोई हिमाचल, पहले तो मेरे फादर की लेटर लेकर आते थे, तो मैं कहता
पिताजी की लेटर नहीं मिलाएं तभी आप इतना बोल रहे हो हिमाचल से आए। हिमाचल क्या, मैं तो किसी भी पहाड़ी इलाके से आए, चाहे नेपाल से आए, चाहे अरुणाचल प्रदेश से आए, मैं सबकी हेल्प कर देता हूँ। जी 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 या टीचर हो, आर्मी वाले, जी। उन सबकी शायद अच्छी मतलब जो ब्लेसिंग्स हैं, दुआ हैं, वो भी साथ काम करती हैं। डॉक्टर साहब, मेहनत के साथ किस्मत को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मुझे एक देखो, एक दफ़ा मुझे शम्मी कपूर की याद आती है। वो इंटरव्यू पढ़ रहा था उसका, सुन रहा था मैं। मैं तो लॉटरी तो कभी लाखों में किसी एक की निकलती है, वो तो लगवात होती है। जी जी। आपको 90-95% अचीव करने के लिए जो मेहनत करनी ही पड़ती है जी। पर आपके साथ हजारों लाखों लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं। कई भी टॉप में तो एक ही पहुंचता है। जी। जैसे आपने कहा मुझे पद्मश्री मिला है जी। तो मेरे में, मैं तो नहीं लगता कि मेरे में कोई ऐसी होगी मैं पद्मश्री डिजर्व करता हूँ, मेरे में करोड़ों लोग और डिजर्व करते होंगे। नहीं, पहले भी, और आप पहले हिमाचली है पद्मश्री? नहीं, वो लोग नहीं, मेरे से पहले भी एक डॉक्टर थे, पर वो नहीं है मेरा। पर उसमें भी तो और भी होंगे। और सही यहाँ मैं उसको भाग्य, उसको सही भाग्य था। मैंने तो मेरी चली रही थी, पर भाग्य से रिकॉग्नाइज हुई। सिमिलरली मैं चेयरमैन बना तो और भी लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो टॉप पर तो एक ही पॉइंट है ना। तो टॉप में सोचता हूँ कि लक थोड़ी सी लास्ट में काम करती है, हल्का सा 1-2% काम करते हैं। हल्का सा काम करती है जरूर, क्योंकि आपके जैसे ही कई और हैं जी जो इतने लाइक होते हैं, आपकी तरह कंट्रीब्यूशन भी होता है उनका। तो थोड़ा भाग्य का तो काम थोड़ा सा तो है, पर काफ़ी भाग्य तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बगैर काम नहीं मिल सकता कुछ भी। बाकी हिमाचलियों में हमारे एक हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी ऑनेस्टी, हमारी इंटेग्रिटी, जिससे मतलब ना एक हमारी बहुत ही जो माँ बाप ने हर हिमाचली में भरी होती है ऑलमोस्ट। ऑनेस्ट लोग होते हैं, इंटेग्रिटी होती हैं, और हार्ड वर्क में तो पीछे किससे रहते नहीं है। बिल्कुल, दुनिया किसी कोने में हो। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ ये बात लगती है, हिमाचल वाले देना जानते हैं, लेना नहीं। बिल्कुल। कोई आपको आज तक भिखारी नहीं मिलेगा जो हिमाचल के अंदर है या हिमाचल के बाहर। तो मैं इसलिए इस अपने पहाड़ी होने में मुझे गर्व है, और अपने हिमाचल होने में गर्व है। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि जब व्यक्ति इस पद पर या इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो पीछे वाली चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। खैर, जो इनका सर का हिमाचल प्रदेश में भी हॉस्पिटल है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सर, डॉक्टर की अगर हम लाइन देखें, प्रोफेशन देखें, तो इसमें आए दिन ऐसा होता है कि आम जनमानस का गुस्सा भी कई बार झेलना पड़ जाता है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने? मैं भी एक डॉक्टर हूँ, ऐसा गुस्सा तो कभी कभी झेलना पड़ता है। तो बड़ी कम इंस्टेंसेस हैं जहाँ मतलब मेरे किसी पेशेंट के साथ ऐसी गुस्से वाली बातें हुई, बहुत कम। ऐसा नहीं कि रोज़ का था। मैं रोज़ कहूँगा कि आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है जी। डॉक्टरी में जहाँ तक डॉक्टरी करना है वो भी एक आर्ट है, पर एक पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना वो भी एक आर्ट है जी। डॉक्टरी प्योर साइंस नहीं है। एक किसी आदमी ने अपनी लाइफ आपको संभाली है, पेशेंट ने, उसके साथ आपको रेपो मेंटेन करना है जी। बिल्कुल। ये रेपो आपको अच्छा मेंटेन किया रिलेशन के साथ और सबके साथ, तो लोग बाई एंड लार्ज आपको पूछते हैं, आपको सराहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे थोड़ा हो गया कि तो लोग सोचते हैं कि प्रोफेशन थोड़ा बदनाम भी हो गया कुछ तक जी जी जी। पर मैं तो नहीं, मैं इस चीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करता। मैं तो कहता हूँ हम तो कहते हैं जन्म भी डॉक्टरी बने, एक बार अच्छा प्रोफेशन है। क्या बात है जी। सर, पद्मश्री को लेकर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। 4th हाईएस्ट सिविलियन ये अवार्ड है भारतवर्ष की, अगर हम बात करें तो ये तो मैंने तो कुछ सोचा नहीं था कि मैंने अप्लाई करना है, कहे मिलता है, मुझे पता नहीं था। मुझे किसी ने बोला कि अप्लाई कर देते हैं, कुछ करते हैं। पर इसका श्रेय मैं दूंगा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जी। और यहाँ भी मैं बताऊँ, भाग्य की बात बता रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, हमारे घर पर ब्रेकफास्ट करने आए जी।
तो वहाँ हमारे एक दोस्त को भी मिला था पद्मश्री, वो भी आया बुलाया था मेरे को। तो उनको बोला मैं पद्मश्री मिला है, बड़े बढ़िया गौरव से मेरे को वो किया। तो मैंने प्रोफेसर साहब को लगी मुझे पद्मश्री दिलाना है, कुछ करना है। उन्होंने उसी वक्त कुछ कर लिया कि नहीं मैंने इनको कुछ करना है। तो उसी साल मुझे उन्होंने इंस्पिरेशन अवार्ड दिया यहाँ, यहीं गांव के पास ही कन्यान में फंक्शन हुआ था। और कुछ अपने आप ही उन्होंने उनके पीए ने अपने आप ही मेरे पीए से मेरा CV लेकर अप्लाई खुद ही कर दिया, खुद फ्लैग भर दिया। ओके। एंड बाद में भी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने थोड़ा पता करने की कोशिश की मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पता लगा कि नहीं अभी तो एप्लीकेशन अब रिजेक्ट हो गई, अगले साल तक करनी है, करेंगे। प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं अगली बारी करेंगे। अपने लास्ट 3 डेज में क्या हुआ कैसे हुआ मैं उसकी डिटेल, मुझे पद्मश्री का नाम मेरा आ गया जी। वहाँ मैं कहता हूँ लक, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं किसी को अप्रोच नहीं किया था, पर कोई ऐसी सर्कमस्टांस बनी कि अपने आप ही नाम मेरा आ गया। बिल्कुल। तो 2009 में मुझे पद्मश्री मिल गया। उसके बाद 2015 में मुझे हिमाचल सरकार ने हिमाचल गौरव दे दिया जी। ये अवार्ड मिलते रहे, कुछ प्रेरणा मिलती रही। पर सबसे बड़ी बात थी कि मुझे चाहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल CM थे या चाहे राजा वीरभद्र सिंह थे जी, सबसे बराबर प्यार मिला। मैं इसी बात में आने वाला था। राजा वीरभद्र मुझे बहुत प्यार करते थे। और उनके और प्रोफेसर साहब जो हमारे घर रिश्तेदार भी हैं। जी जी। तो जब सर ये पॉलिटिशियन्स हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल में आते थे, अस्पताल में आते थे, तो उसका थोड़ा सा अगर आप कुछ मुझे कोई ऐसे फर्क कोई भी आया हमारे यहाँ आए तो हम अपना समझ कर सेवा करते हैं। वैसे भी दूसरे भी परमानेंट आते हैं तो भी हम कोई इतना बस रिस्पेक्टफुल करते हैं, पर हमारे लिए इतना कोई हमारे अस्पताल में ऐसा नहीं होता कोई बड़ी विशेष कोई खास या कोई आम, सब बराबर ऐसे। उनको रिस्पेक्ट तो जो दे डिजर्व उसको रिस्पेक्ट देते ही हैं, जी। चाहे किसी पार्टी को, हॉस्पिटल किसी पार्टी का भी होता है। मैं किसी पार्टी, हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं। अब आज के देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इतना अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी देश भाग्यशाली है जी। हमें कोई किसी पार्टी का मतलब नहीं, जो अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, बाकी उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ है, उससे हमें कुछ करना नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, जब आपने गंगाराम ज्वाइन किया जिस समय पर सर गंगाराम हॉस्पिटल, उस समय शायद आपको पता नहीं होगा कि कितना बड़ा हॉस्पिटल, क्या कुछ पूरी चीज़, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़े तो आपने कभी सोचा ऐसा कि आप कभी चेयरमैन पद पर बैठ जाएंगे? नहीं, मैं इतना बताता हूँ आपको। जब मैंने ज्वाइन किया था गंगाराम, जब किसी ने मुझे ऑफर किया गंगाराम आओ आप, तो मैंने पहला क्वेश्चन किया था गंगाराम है कहाँ, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना था जी। फिर वो मुझे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार साहब होते थे, वहाँ काम करते थे, उन्होंने कहा मैं ले जाऊँगा आपको। तो ज्वाइन करने की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी मैं नहीं बताना चाहता, पर वहाँ जब ज्वाइन किए थे तो मुझे प्रोफेसर KC महाजन होते थे, वो वहाँ उस टाइम चेयरमैन थे। ओके। तो उनके शब्द मुझे अभी भी याद आते हैं। उन्होंने कहा बेटा यू आर नॉट बॉर्न इवन विद स्टील स्पून, पर वी आर प्रोवाइडिंग यू सिल्वर स्पून एंड स्काई विल बी लिमिट इफ यू कैन वर्क हार्ड हियर। और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मैं चाहूँगा कि कोई दिन आप इस कुर्सी को ऑक्यूपाई करें। क्या तो उन दिन अस्पताल इतना प्रिमिटिव था कि मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ कैसे रह सकते हैं, क्या काम, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से आप आओ सडनली एक हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के हॉस्पिटल से, मैं एक छोटा सा तहसील हॉस्पिटल की तरह लगता था, छोटा सा, पर उन लोगों की मेहनत से बाद में सब जुड़ते गए तो आज गंगाराम मेरे सामने ग्रो हुआ है। जब मैंने 1981 में गंगाराम ज्वाइन किया था तो गंगाराम नॉन में था इतना, और गंगाराम के इतना रेवेन्यू नहीं होता था कि हम तनख्वाह दे पाएँ लोगों को जी। पर वो गंगाराम से वो भी एक प्रूव करता है कि सारे लोग जुड़ जाएं मेहनत करने में तो किसी जगह कहीं ले जाते हैं। आज वो दुनिया में एक मशहूर हॉस्पिटल नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में मशहूर हॉस्पिटल है। वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो मेरा ड्रीम था टीचिंग इंस्टीट्यूशन में रहना, वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी टीचिंग इंस्टीट्यूशन है।
टीचिंग इंस्टीट्यूशन के अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। जी। तो जो जो मेरी इच्छाएँ थी कि मैं टीचिंग हॉस्टल में करता, वो काफ़ी अपना ड्रीम वहाँ भी पूरे कर पाया। जी। और अपना एक आराम, मतलब पूरी तसल्ली मुझे पेशेंट ट्रीट करने में मिली और हिमाचल में सेवा करने का मौका मिलता पूरा। बिल्कुल। सर, आपके नेटिव प्लेस की अगर हम बात करें हमीरपुर के दशमल की, तो यहाँ पर भी आई थिंक पार्वती एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी आपने फॉर्म की है। इस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, ये कब ख्याल आया, क्या? अगेन इसका जन्म भी कि एक बड़ा एक्सीडेंटल है। ज़रूर बताइए सर। ऐसा हुआ कि हमारे गंगाराम हॉस्पिटल काफ़ी मशहूर हो चुका था। 2004 की बात है या 2004 की बात है मेरे में। कपिल सिब्बल जी हमारे यहाँ उस टाइम आए हुए थे एज चीफ गेस्ट एनुअल फंक्शन पर। तो उस टाइम वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा हॉस्पिटल आप टेलीमेडिसिन के थ्रू लोगों को हेल्प करो और जगह फैलो। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया हमें। उन्होंने कहा 48 हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर या CSC लेवल पर आप अडॉप्ट करो और वहाँ टेलीमेडिसिन के थ्रू अपनी हेल्प करो। ओके। तो मैं हिमाचल से था। मैंने सोचा कि हमें हिमाचल में भी पहले सरकार, हमने गंगाराम के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम अब सिर्फ 3 ही सेंटर लेंगे, 3 स्टेटों में करेंगे एक सेंटर जी। एज ए पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो एक सेंटर छोटा सा तो ने हरियाणा में लिया, एक राजस्थान में। तो उन्होंने कहा हिमाचल में चुना। तो हिमाचल में मैंने 2-3 जगह दी। नेचुरली मैं हमीरपुर से, तो मैं हमीरपुर का नाम दे दिया, एक सुजानपुर का दे दिया, एक टौणी देवी का है, 2-3 नाम दे दिए। जी। CM राजा वीरभद्र जी थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ का नहीं, आप रिकांगपिओ ट्राई करो। रिकांगपिओ को तो मैंने नाम ही नहीं सुना था, मैंने नक्शे में देखा। तो चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप डेलीगेशन लेकर हिमाचल जाओगे। ओके। तो मैं हिमाचल में आया। हमने प्रेजेंटेशन की हेल्थ सेक्रेटरी को, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज थे, कुछ और भी बड़े ऑफिसर थे। तो उन्होंने हमें सुना। तो उन्होंने क्या देंगे? तो हमने कहा भी नहीं, हम आपको एक सेंटर में देकर अपना सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे और आप हमें डॉक्टर देंगे और हम उसको तनख्वाह दे देंगे। तो सेक्रेटरी ने बोला कि चलो सब सुन लिया मैंने, हमारे जो सेंटर आप बता रहे हैं कि इतना कर रहे आप ये इक्विपमेंट देंगे, इससे अच्छा इक्विपमेंट तो हमारे सेंटर में ऑलरेडी है। रिवर्स कर लो कि तनख्वाह हम दे देंगे और डॉक्टर आप दो। अच्छा। और हमारे पास तो कोई सेंटर की कमी नहीं। जो आप कहते हैं कि हम सेंटर, एक टेलीमेडिसिन सेंटर बना है, हमारे तो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो थोड़े हैरान हुए सारे। फिर भी सी वॉज वेरी काइंड। उसने कहा कि नहीं, आपका डेलीगेशन आया था क्योंकि तो देखा हो आप। तो गया था डेलीगेशन देखने के लिए। फिर ये हो गया भाई नहीं, फिर इसके तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं होगा। तो डेलीगेशन मेरे साथ ही यहाँ गांव में आ गया। ओके। तो जो डेलीगेशन का लीडर था, मतलब जो नॉन डॉक्टर था, उसने बोला सर ये तो नहीं होना है, मुझे लगता है, तो आप अपने गाँव में क्यों नहीं कर लेते हैं? तो मैं क्या, हाँ एक सोसाइटी तो मेरी बनी है, उसके थ्रू कर तो सकते हैं कुछ। कहते प्रपोजल रखो। तो मैंने प्रपोजल रख दी। तो मैनेजमेंट ने कहा कि आप प्रपोजल रखो, तो कहते मान लेंगे हम। पर वो फिर यहाँ मेरी अपनी जगह बैठे, हमारी लैंड थी जी। हिमाचल में उस सेक्शन के 118 या कुछ ऐसी थी। जी जी जी। तो उसके थ्रू आप अपनी लैंड में दे सकते हैं सोसाइटी को। पहले तो सोसाइटी को यहाँ रजिस्टर कराना पड़ना है। दिल्ली में तो रजिस्टर अमृत में कराई, वो तो आसानी से हो गई। पर अब उसके अलावा चाहिए था, परमिशन चाहिए थी। तो परमिशन के लिए अप्लाई किया। तो चीफ मिनिस्टर वीरभद्र जी थे जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई यहीं धर्मशाला में। उनसे भी, और सत्यनारायण जी से। ओके। तो सत्यनारायण जी थे उस टाइम, मतलब रेवेन्यू मिनिस्ट्री या कुछ। तो उन्होंने कहा बेटे मैं दिलाऊंगा आपको। तो एक परमिशन हमें 6 महीने के अंदर मिल गई जी। और इस तरह एक्सीडेंटली एक मेडिकल कियोस्क स्टार्ट हुआ, जो सामने वाली बिल्डिंग में बताऊंगा आपको। वो 6 महीने में हमने बिल्डिंग भी तैयार कर दी। तो डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ, गंगाराम की कोलैबोरेशन के साथ और हिमाचल गवर्नमेंट के सहयोग से एक टेलीमेडिसिन सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश हुआ। कितने साल पहले की बात है सर? ये 2008 में। 2008 के। तो 2008 में वो स्टार्ट हो गया और
उसमें एक कंडीशन थी कि जो भी फिर प्राइवेट सेक्टर को मैं वो था सरकारी में करना था, ये NGO के साथ किया जी। तो एक भी कंडीशन की आपके पास एक छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जहाँ हम बैठे हैं यहाँ मैं पढ़ता था तो यहाँ बड़ी लगाव था भी यहीं बनाना है जी। तो इसको उसी वक्त उसी साल में दूम साहब CM थे तो फिर हमने इसका वो रखा, उद्घाटन किया, रखा भाई फाउंडेशन स्टोन रखा। आस्ते आस्ते थोड़े फंड आते गए, बनते बनते हॉस्पिटल को 2018 में जाकर हॉस्पिटल बन गया इस छोटा। फिर हॉस्पिटल तो यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं जी। तो ये रेजिडेंसी में जहाँ बैठे हैं तो इसको हमने कन्वर्ट किया, किस तरीके से हॉस्पिटल चलाते हैं। और गंगाराम को से रिक्वेस्ट की, गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी से कि आप इसको सेंटर को अडॉप्ट करो। ओके। एक मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि 70% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली गांव में रहती है जी। और उनको जो सेकेंडरी या टर्शियरी केयर हेल्थ सिटी में अवेलेबल नहीं है जी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरी दे नहीं पाते हैं। चाहे थोड़ी थोड़ी हेल्प जो है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो हैं वो कर सकते हैं, वो क्यों कर सकते हैं। यहाँ कोई किसी को हॉस्पिटल बनाने की प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल बनाने के लिए लोग पैसे भी देते हैं, मिल भी जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। पर आज मुझे गंगाराम में किसी स्पेशलिटी में डॉक्टर चाहिए तो एक ही अप्लाई करूँ तो 100 अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करें तो कोई आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा कंसेप्ट है कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल चाहे गंगाराम है, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, चाहे PGI हैं, ये लोग सेंटर अडॉप्ट कर लें और अपने डॉक्टर वहाँ से भेजते रहें जी सेवा करने के लिए। हाँ जी। ये डॉक्टर महीने में 1 दिन 2 दिन आकर अपनी सेवा कर जाएँ आज यहाँ और सेवा करके चले जाएँ। इन लोगों को मुफ्त नहीं है, तो थोड़े बहुत पैसे जो नॉट उतने पैसे मिलेंगे जितने मिलते हैं। जी जी। तो उस तरीके से वो अपना एक किस्म का योगदान दे सकते हैं सोसाइटी की तरफ। आफ्टर ऑल इसी सोसाइटी ने उनको पढ़ाया है जी। इसी सोसाइटी ने कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन सारे देश का है ना। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ समुद्र में कुछ बूंदें डल सकती हैं। जी। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज बनते जा रहे हैं तो कोई डॉक्टर और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसी कंसेप्ट पर मैंने सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी को 2018 में मैंने बनाया। ओके। और उन दिनों गवर्नर थे हिमाचल के देवव्रत जी। अच्छा देव। उनको मैंने एक छोटी सी मेल लिखी, मैं उनको जानता नहीं था भाई कि मैं ऐसे इसी कंसेप्ट में करना चाहता हूँ, बोली क्या आप आ सकते हैं उसको उद्घाटन करने के लिए। बिलीव मी, उनका विद इन फ्यू आवर्स आई गॉट आंसर कि आई विल टू हैप्पी टू इनॉग्रेट इट। ओके। तो 28 अप्रैल 2018 में देवव्रत जी ने और तब के चीफ मिनिस्टर सब आए थे और हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ओके। तब से ये अस्पताल आस्ते आस्ते लॉस हुआ। पिछले साल से अब हम ब्रेक इवन करते जा रहे हैं जी। अब ये हालांकि हिमकेयर की और आयुष्मान भारत के सारे केस होते हैं यहाँ, जी। तसल्ली मुझे होती है कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। जी। अभी भी आपने देखा होगा, आपके सामने सर्जन गया, बिल्कुल। ये अब हीरोलॉजी टीम आई थी तो लगभग 24 सर्जरी करके गए यहाँ से पिछले 2 दिनों में, तो ये चले गए। अब कल का दिन सर्जरी होगी, परसों जनरल सर्जरी वाले ऑलरेडी उनके लिए लाइंड अप है 45 सर्जरी, ओके। तो वो करके चले जाएंगे। तो इस तरीके से चल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस गांव में जहाँ प्राइमरी सेंटर यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर दूर है, जी। मेडिकल कोई सब सेंटर नहीं है। और मेरा अपना बेटा जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, पहले अपने टीचर के साथ आता था, 50 साल जॉइंट उन्होंने अपने टीचर के साथ किए और उन्होंने उसकी हेड होल्डिंग की अच्छी से। अब 300 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट इस सेंटर में हो चुके हैं सक्सेसफुल यहाँ पर। हाँ, यहाँ कोई 300 सारे हिमाचल में नहीं होने, मेडिकल कॉलेज में नहीं होने मेरे ख्याल क्या सर 300 नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट यहाँ हो चुकी हैं इस गाँव में। फिर यहाँ यूरोप सारी हाई एंडल सर्जरी होती है। आप जब विजिट करोगे ऊपर तो यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर है वो उसका, और जब गंगाराम में जाते हैं तो उनको कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो डॉक्टर आते हैं खुशी खुशी आते हैं। डॉक्टर भी वहीं से आते हैं सर? डॉक्टर सारे गंगाराम से। यहाँ 2-3 डॉक्टर हैं जो मतलब यहाँ ही काम करते हैं। एक डॉक्टर जिसका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो लेफ्टिनेंट कर्नल KM सिंह हैं। वो पीडियाट्रिशियन थे, फिर उनको अल्ट्रासाउंड सिखाई, उनको अडल्ट मेडिसिन सिखाई। वो तब से 2008 से जुड़े हुए हैं, वो तब से यहाँ काम कर रहे हैं। वो भी एक बड़ी की पर्सन है, उनकी वाइफ और बहुत सारे की पर्सन हैं। तो सारे लोग, मेरी फैमिली सारी जुड़ी रहती है,
सारे लगे रहते हैं। मतलब एक कहाँ कहाँ से लोग आते हैं सर यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए? यहाँ तो मैं तो कहता हूँ सारे हिमाचल से आ जाते हैं। मतलब अब यहाँ अब कल भी मैंने धर्मशाला से पेशेंट देखे। मेरे लिए तो खैर पेशेंट कहीं से, जब मैं आता हूँ तो कहीं शिमला तक भी पेशेंट आ जाते हैं सारे। पर भाई बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, ये जो मेजर सर्जरी हैं उनके लिए बड़े बड़े दूर से आते हैं। हमको एडवर्टाइज नहीं करते हैं। अब वो मौत तो मौत हो गई बस। मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था सर कि शायद बहुत कम लोगों ने इस हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। इसलिए क्योंकि सम अदर नाम नहीं, गंगाराम को भी एडवर्टाइज, हमारे पास मार्केटिंग एजेंसी नहीं है गंगाराम में भी। जी जी। यहाँ भी मेरे कई लोगों ने कहा, मैं कि ऐसे ऐसे हमारे कौन सा कमर्शियल वेंचर तो है नहीं, ये हमने वो करना है, जगह जगह वो होल्डिंग कर लगानी है। थोड़ी थोड़ी एक करते रहते हैं भाई, आ गए बस अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है या कुछ ऐसे। पर आस्ते आस्ते अब जो है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए बेटे के पास सारी जगह से आते हैं। मतलब कुल्लू, मनाली, जम्मू तक पेशेंट आ गए हैं। तो लोगों को जो एक आप करा के जाएंगे, कोई आगे बता देंगे। अफोर्डेबिलिटी के बारे में क्या? अफोर्डेबिलिटी तो मतलब ये सारा हिमकेयर पर चलता है। जो चीज़ बेयरली वी आर एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, पर बड़ी मतलब एक बड़ा मतलब जो अच्छी न्यूज़ नहीं है कि है कि सारा प्रैक्टिकली जो हिमकेयर है ना स्पेशली देरी है, हाँ जी हाँ जी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है इनकम की। सभी को, सबके पास कार्ड है। बिल्कुल। इस तरह की अच्छी बात है, सरकार है कर सकती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल आपकी राइट है फॉर हेल्थ जी। पर इसमें अब वो पैसे का चक्कर है कि पैसे 6-6 महीने 4-4 महीने सरकार से नहीं आते हैं। यस। चलो हमारे तो यहाँ कुछ कुछ डोनेशन से अब इस टाइम भी हमारे पास लगभग 250 करोड़ रुपये लोन है आयुष्मान भारत और हिमकेयर का। बिल्कुल। तो चलाना मुश्किल है ना, ये सब छोटे छोटे हॉस्पिटल नहीं चल सकते हैं। तो हमारा तो प्योर हॉस्पिटल, यहाँ तो कोई कैश वाला पेशेंट आता ही नहीं है। ये टोटली आइदर ECHS, हिमकेयर और आयुष्मान भारत। पहले 2018 में चला था तो पहले साल में 69 लाख का काटा पड़ा था, फिर 59, 57 हुआ, आस्ते आस्ते कम करते करते लास्ट ईयर शायद थोड़ा सा 1-2 लाख रुपया मतलब हो गया था कि जो हम मीट आउट कर सकते हैं एक्सपेंसेस। पर हमारा तो आइडिया एक समाज सेवा करना है, तो ये यहाँ तो वही, और हम डॉक्टरों को थोड़े पैसे दे देते हैं ताकि वो इतनी दूर से आते हैं तो चलो उनका लॉस होता है। जहाँ अब गंगाराम से जब आते हैं तो उनका लॉस होता है, बट दे डोंट माइंड नाउ, वो एंजॉय करते हैं। चलो थोड़ा यहाँ आओ, हाँ, हिमाचल यहाँ की रहते हैं, खाना खुना खा जाते हैं, उनकी भी टेक केयर ऑफ देयर ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग। बिल्कुल। थोड़े पैसे भी दे देते हैं जी। तो उनकी भी एक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह सोसाइटी को सर्व कर जाते हैं। बिल्कुल। आई विश कि हम कुछ और सेंटर ऐसे खोल सकें। गंगाराम को मैंने, अब तो मैं ही हेल्म ऑफ अफेयर पर हूँ, जी। तो हम प्रेस कर रहे हैं कि हम और सेंटर भी जहाँ जहाँ जरूरत है गांव में खोलें। इसी पॉइंट पर आने वाला था सर कि हिमाचल प्रदेश की जो इस समय पर यदि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है IGMC और टांडा को? सब जगह ही मतलब अच्छी बात है। तो हिमाचल प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हो गए, बट मेरे आने वाले समय में मुझे लगता है काफ़ी डॉक्टर हो जाएंगे। तो मुझे वही उम्मीद है कि ऐसे सेंटरों में भी डॉक्टर साहब मिल जाएंगे कि यहाँ आज ज़रूरत है कि लोकल डॉक्टर मिल जाएँ। क्योंकि तो मैं इसी उम्मीद पर जी रहा हूँ कि जब तक मैं तो 75 हो गया, तो मुझे कभी डर भी लगता है कि आगे क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। मैं सोचता हूँ नहीं, जिसका जन्म भगवान ने दे दिया, मैंने तो मेरे अंदर कभी लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा या हॉस्पिटल छोटा बना। मेरे लाइफ में बनाने का एक ही था कि अपने इलाके में स्कूल जरूर बनाऊंगा। तो मैं कई सोच वो नहीं फुलफिल हुआ अभी, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता था कि हमारी स्कूलिंग अच्छे स्कूलों में नहीं हुई। जब हम देखते हैं ना अपने साथ जो शहर के बच्चे होते हैं और वो फास्ट बोलते हैं, तब हमें महसूस होता है कि नहीं हम भी अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो शायद हम और एक्सेल कर जाते। बिल्कुल। वो अलग बात है कि हमने उसके बावजूद हम पहुंच गए वहाँ। कई बच्चे होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं। भाई मेरे ख्याल में ज़्यादा बच्चे ऊपर पहुँच जा सकते हैं। तो मेरा भी वो ड्रीम रहता है, पर वायबिलिटी नहीं होती है स्कूल की, वो भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा बेटा चाहता था मेरे ड्रीम को पूरा करना है, पर वो कर नहीं पाया अभी तक। स्कूल ने मैं रखा था DPS या कोई है स्कूल खोलेंगे जी अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने हिमाचल में। लैंड नहीं मिल पाई, बहुत लैंड महंगी मिलती है, तो फिर हमारे वो रिसोर्स मीट आउट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक तो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात रही, यदि प्रदेश सरकार की तरफ से आपको फॉर एग्जांपल ऑफर आता है कि भाई आप टांडा या IGMC इस लेवल का एक बड़ा अस्पताल बनाने में हमारी मदद कीजिए, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट आता है, तो आप कुछ विजन्स देखते हैं उस तरह? मेरे ख्याल में
अब ज़रूरत नहीं रही है वैसे। ये जो हॉस्पिटल बने हैं ना, जैसे अब बिलासपुर एम्स बन गई, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया, सुंदरनगर में मेडिकल कॉलेज है, चंबा में है, सब जगह उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत। इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जैसे टांडा भी पहले आज से 10-15 साल पहले नहीं था इतना अच्छा हॉस्पिटल, पर अब टांडा बहुत मतलब हो गया, क्योंकि टाइम लगता है इनको, फैकल्टी मिलने में टाइम लगना है, एम्स को भी टाइम लगना है। पर अगले 10 साल में ऐसे कम 10 साल से पहले नहीं बनेंगी। 10 साल में एम्स अच्छी हो जाएगी, अच्छा रेफरल सेंटर हो जाएगा, आपको चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फैकल्टी मिलने में ना हर एक चीज़ को ये देखना कि बच्चा आस्ते आस्ते बड़ा होता है। अब उसको फैकल्टी मिलेगी, हिमाचल की फैकल्टी मिलेगी, वो स्टेबल फैकल्टी होगी, वो फैकल्टी वहीं से पैदा होनी है, वो वहीं से ही मेडिकल कॉलेज शिमला से एम से निकलेंगे बच्चे, जो ब्राइट बच्चे होंगे वो वहाँ रह जाएंगे, तो वो अच्छी फैकल्टी बनेगी। अल्टीमेटली तो बिल्डिंगों से थोड़ी चलता है, मतलब हॉस्पिटल या कोई भी, वो तो टैलेंट चाहिए ना। अब यहाँ भी चल रहा है, छोटा सेंटर है, तो वो टैलेंटेड डॉक्टर तो वहाँ से आ रहे हैं ना, गंगाराम से, वो फेमस डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ आते हैं तो सर्विस कर जाते हैं, तो अच्छी तरह हो जाती है। वैसे ही आपके सारे हॉस्पिटल जो हैं ये, इनको अगले जितने मेडिकल कॉलेज हैं, इनको ऑलमोस्ट 7 to 10 ईयर्स लगने हैं जब तक इस्टेब्लिश होंगे। आपको बड़े प्राइवेट सेंटर की है, बड़े जैसे गंगाराम जैसे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं रहेगी जी। और यहाँ के लोग वैसे भी उतनी ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, और जिन्होंने अफोर्ड करना है, जो अफोर्डेबिलिटी है वो वैसे भी यहाँ करेंगे, अपने चले जाते हैं दूर अफोर्ड करने के लिए जी जी। इसलिए अब पॉपुलेशन इतनी करनी, मैं वो भी सोचा बड़ा स्टडी के स्कूल भी, लोगों की यहाँ पढ़ाने की इच्छा बहुत है, बच्चे सब पढ़ाना चाहते हैं, पर अफोर्डेबिलिटी तो इशू है ना, बिल्कुल। और जिनकी अफोर्डेबिलिटी है वो यहाँ पढ़ाते नहीं और दूर पढ़ाते हैं, तो आप स्कूल भी अच्छा खोल देते हैं यहाँ, तो कैसे खोलना है, मतलब वो जो अफोर्ड करते हैं वो बाहर जाते हैं। आप देखेंगे कि आप सनावर स्कूल में गया था मैं बच्चे की वजह से ही, जस्ट टू सनावर में, फिर वहाँ एक पाइन ग्रुप स्कूल देखने के लिए गया था, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। तो वहाँ ऑलमोस्ट 90% बच्चे बाहर से हैं, बिल्कुल। हिमाचल के बच्चे 10% बहुत कम है, वो तो बाहर से आए हुए हैं। हिमाचल की पॉपुलेशन भी लगभग अराउंड अबाउट 70 लाख पिछले 30 साल 40 साल से स्टेबल ही है, पर फिर भी मुझे हिमाचल का बहुत ही लोग मेहनती हैं यहाँ। आज देखो, आज पीजीआई चंडीगढ़ में चले जाओ, आप गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में चले जाओ, फिर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ देखो हमारे हिमाचली रहे ना, डायरेक्टर रहे, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर जगत राम रहे, लाल राज बहादुर रहे। दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हिमाचल का प्रोमिनेंट डॉक्टर नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। एम्स में भी हमारे बड़े अच्छे हैं। हिमाचल छोटी स्टेट है, उसकी रिप्रेजेंटेशन स्पेशली इन मेडिकल फील्ड IPS है वेरी डिसप्रपोर्शनल अच्छी है। उसका कारण ये है कि मेहनती हैं लोग, मेहनती और निकल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ काफ़ी लोग, मैं बड़े लोगों को मिलता हूँ दिल्ली में जो बड़े अच्छे, मैं तो वैसे बड़ा खुश हूँ, मेरी तरफ से यंग लोग जब प्रोग्रेस कर रहे हैं, मेरी तरफ से दुनिया के किसी भी कोने का हो, तभी मुझे अच्छा लगता है। देखो अपने ऊपर जा रहे हैं, अमृत भाई निकले हैं जी, स्पेशली जब हिमाचल के निकले होते तो और बड़ी खुशी होती है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। तो खुशी मिलनी चाहिए कहीं के भी हो दुनिया को। मैं कहता हूँ हर एक आदमी का है, कितने से कितना आदमी छोटी जॉब पर हो या कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर एक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस धरती को, इस दुनिया को खूबसूरत बना रहने के लिए। और मैं उसके लिए एक ही कहता हूँ, वो बस एक ही है कि एटीट्यूड ऑफ गिविंग हो, और लव ऑल, मैं कहता हूँ हमेशा कहता हूँ लव ऑल, सर्व ऑल, हर्ट नेवर, हेल्प एवर। अपने सब की मदद करो, और किसी के आप प्यार नहीं कर सकते तो घृणा मत करो, और मतलब इस तरीके से करते रहो, ऑनेस्टी से और इंटेग्रिटी से, कभी आप धोखा नहीं खा सकते। सर मेरे 2 प्रश्न अब रहेंगे, कंक्लूड भी हम करेंगे। एक प्रश्न तो मेरा ये है कि जिस तरह से यदि हिमाचल प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग हमें देखने को मिलती है कि डॉक्टर्स नहीं, ऐसा नहीं। क्या सरकार ने सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ कुछ ऐसा प्रपोजल रखा कि आप अपने डॉक्टर हमें भेजिए, या कुछ इस तरह की चीज़? ऐसा कोई हमारे सरकार के साथ ऐसा कुछ नहीं। सरकार की कई मजबूरियाँ भी होती हैं। सरकार की मजबूरियाँ जो हैं वो सरकार का एम्पैनलमेंट करना, वो करना। हमारे पहले हमारे एम्पैनल था तो हम थे, पर ऐसा नहीं है। पर फिर भी जो मैं
देखता हूँ आंकड़ों से, हिमाचल सरकार का और हिमाचल प्रदेश की जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है वो नंबर 2 पर है एज कम्पेयर टू इसमें क्या कहते हैं केरला के बाद हिमाचल का नाम आता है। वो लगवाता है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, पर फिर भी हमारे हॉस्पिटल तो आई बिलीव मेरे इतना नॉलेज नहीं है, पर फिर भी इक्विप्ड हैं मतलब। और ये तो मैंने उस टाइम देखा था, हमारे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल तो हैं ही हैं, और मैन पावर भी अभी आ ही रही है, तो इतना बुरा हाल नहीं है हमारी स्टेट में एज कम्पेयर टू कई स्टेटों से। इतना बुरा हाल नहीं है यहाँ, फिर भी हेल्थ केयर, जबकि यहाँ एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है ट्रैवल की। और थैंक गॉड मतलब तो हमारे रोड्स जगह जगह रोड्स हैं, जगह जगह वो बने हुए हैं। तो मैं इतना डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि सरकार जो करनी चाहे, अच्छी बात ये भी है यहाँ कि सरकार कोई भी है काम तो करती रहती है, पर लोग काम तो करा लेते हैं चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो काम उतना का तो ले ही लेते हैं, बराबर का काम ले लेते हैं। तो सारी सरकारें काम करती हैं यहाँ वैसे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं लगती मुझे। बाकी आप लोग यहाँ रहते हैं, मैं तो घर यहीं आता रहता हूँ ना, मैं तो अपने तरीके से जो कर सकता हूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है, थोड़ा कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ मैं। पर बाकी हमारे जो राजनीतिक दोस्त हैं वो जब भी कभी बात करते हैं तो उनको कुछ न कुछ सुझाव देते रहते हैं। सर, आपकी लाइफ का जो एक गुरु मंत्र है वो क्या है, और जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे या क्या मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अपना ध्येय बना लो, क्या करना है। फील्ड हर आदमी को हर फील्ड में टॉपर पढ़ने की जगह है। ये नहीं है कि आपने डॉक्टरी बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है। आज तो देखो कहाँ, जब हिमाचल बना था तो कहते थे सारे इस पार्ट के पंजाब जो हमीरपुर कहते हैं भूखे मर जाएंगे हम पंजाब से। आज कहाँ भूखे मर रहे हैं, आज तो मतलब अनाज भेजते हैं बाहर। तो कोई भी फील्ड हो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, और जो हमारे 3-4 पिलर हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी से काम करना, वो करते रहें और हार्ड वर्क कम करें। हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से काम करो। माँ बाप की सबको मतलब वो भी अच्छी है कि यहाँ माँ बाप की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो है। बाकी मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख होता है जो मैं अब सुनता रहता हूँ कि ये जो ड्रग एडिक्शन है और ये है, इससे छुटकारा कहे तो ये तो बिल्कुल भयंकर चीज़ है, तो नहीं होनी चाहिए। तो एडिक्शन जो है ना उसका क्या किया जाए, ये सरकार को सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा। पर अल्टीमेटली तो मैं उन आदमियों से, मैं सरकार से नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादा कुछ भी। सरकार तो एक जो है घर में फैमिली हेड होता है, उसने थोड़ा बचा ही देना होता है। यहाँ तो हर एक चीज़ को सोचते हैं कि सरकार करेगी। आप क्या करोगे सर? जी बिल्कुल, आप भी तो इस पार्ट हैं, डेमोक्रेसी में यू आर पार्ट ऑफ सरकार। तो सब हर एक आदमी को सोचना चाहिए, चाहे वो अफसर है चाहे PN है, वो अपना अपना रोल प्ले करते रहें। और जो भी यंगर जनरेशन है उनके लिए मैसेज मैं ही दूंगा कि हार्ड वर्क करो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और बिना हार्ड वर्क से कुछ नहीं मिल सकता है। सही। और मतलब अपने गुरुओं का आशीर्वाद लो। सबसे पहले तो माँ बाप ही एक लिविंग गॉड्स हैं। वो बाकी तो भगवान देखे नहीं देखे, पर वो तो आपको भगवान हैं ही हैं। क्या बात है। उन्होंने आपको पैदा किया और आप भाग्यशाली होंगे कि आपको अच्छे अध्यापक मिलें। और अध्यापकों की जो हमारे ज़माने में तो अध्यापक हमारे लिए एक किस्म के भगवान ही होते थे। बिल्कुल। उन्होंने तो अभी जरा अध्यापकों की पोजीशन थोड़ी हो गई, डिग्रेड हुई। पर ये भी प्यार भी एक गिव एंड टेक है ना, वो दोनों तरफ ही कुछ प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा विषय है कि जैसे देखो, एक मैं आपको और बता रहा हूँ, मैंने अपना स्कूल बनाया था, सरकारी स्कूल बनाए हैं। अब हिमाचल में सरकारी स्कूल यहाँ खाली पड़े हैं। यस। इसका कारण क्या है? लोगों में भूख है अपने बच्चों को एजुकेशन देने की। और उस भूख का कारण क्या था कि हमारे लोग सर्विस करते थे, बड़े बड़े लोगों साहबों के साथ रहेंगे, काम करेंगे, उन बच्चों को देखेंगे। तो जो भी कोई आता है, हिमाचलियों का एक ही ध्येय होता है कि बच्चों को पढ़ाओ और अच्छा से घर बनाओ। तभी देखेंगे हिमाचल में सुंदर घर होते हैं सबके, यहीं देखो कितने सुंदर घर हैं। बिल्कुल। और बच्चों को पढ़ाते हैं।
तो बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में वो अच्छा स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। अब अच्छे स्कूल, एक बड़ा स्टैंडर्ड का स्कूल जिसमें एक हॉलिस्टिक एजुकेशन हो, वो स्कूल बहुत कम है। वो तो सिर्फ शिमला या सोलन है, उसमें जो मैं जहाँ बताया जो जहे स्कूल है, ये हिमाचल में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है। या तो सरकार चाहे तो इतने बड़े स्कूलों को, स्कूल टीचर्स को वो तनख्वाह दे रही हैं जी, और किसी काम नहीं आ रही है, वो बिल्कुल खाली स्कूल पर वेस्टेज है वो। जी। पर वो वोटिंग सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट है। तो स्कूल, अब मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, 32 बच्चे, अब तो 32 भी नहीं है, 8 ही बच्चे पढ़ते हैं। 3 टीचर आप रख रहे हैं, 2 टीचर रखे हैं, तो इससे बेटर है किसी स्कूल यहाँ किसी संस्था से वो करो, भाई स्कूल खोल लो, उसमें टाई अप कर लो। 20-25% बच्चे जो हैं इस जब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल नहीं है ना, प्राइवेट स्कूल जो जस्ट टीचिंग वर्कशॉप्स, मतलब वो वहाँ कोई उनको एजुकेशन थोड़ी मिल रही है, पर पेरेंट्स को ये मिल रहा है सहारा सा कि भाई नहीं, हमारा बच्चा टाई पहन कर अच्छे स्कूल में जा रहा है। तो उस एजुकेशन को स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी सोसाइटी के 2 पिलर इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ तो चलो आपने बात डिस्कस किया, हेल्थ तो कुछ यहाँ अपने आप बन जाती है, मैंने एडिक्शन वगैरह नहीं, तो बाकी तो हेल्थ यहाँ थोड़ा आबो हवा है, सब ठीक रहती है। एजुकेशन अच्छी हो जाए बच्चों की तो बहुत अच्छा है। सरकार का खैर तक काफ़ी फैल गया, जगह जगह कॉलेज हैं, जगह स्कूल हैं। स्कूलों का स्टैंडर्ड जरा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्कूलों का स्टैंडर्ड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कॉलेज तो अच्छे हैं सब जगह, स्कूल्स के भी जरा अच्छा हो जाए ना। और स्पेशली स्कूल जब खाली पड़े हैं, सरकारी कई जगह स्कूल बिल्कुल बंद पड़े हैं, बिल्कुल, तो इसका सरकार कोई फैसला ले नहीं पाती है, वो पॉलिटिकल मजबूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि डॉक्टर साहब हमीरपुर से संबंध रखते हैं और सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हॉस्पिटल ना सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर पहुँचती है, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स है। और उस हॉस्पिटल को एक तरह से रन करना या सारी चीज़ें देखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी गर्व की बात है। सर, आप हीरे हैं हिमाचल प्रदेश के, और आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत से बच्चे इंस्पिरेशन लेंगे, और आप सच में ही सादा जीवन उच्च विचार जो एक पंक्ति है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वैसा ही आपका व्यक्तित्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस इसके लिए मैं भगवान से, गॉड की ग्रेस है कि माइंड प्लूटर नहीं किया जी। उसके लिए भी हमेशा मॉर्निंग में प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान किसी भी हालत में माइंड प्लूटर नहीं, हम ज़मीन से जुड़े रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही दुआ करते हैं और यही बात मन में लेकर चलते हैं कि भाई कुछ आप भी ऐसा करें जिससे आपके मन को शांति मिले, पीस मिले, चाहे वो प्रार्थना हो या फिर कुछ और चीज़ हो। लेकिन कोशिश यही करें कि अच्छे मार्ग पर चले, सदमार्ग पर चलें, ऑनेस्टी के साथ चले, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर टूनेस्ट रिपोर्टिंग। इस खास इंटरव्यू पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।